नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज 20 मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 20 मई। तो आज की पहली न्यूज के ऊपर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेट्स टाइमलाइंस टू फैसिलिटेट रिपेयर ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम। देखो हुआ क्या, समझना, आपने फ्लड का नाम सुना होगा ना। जो फ्लड होती है बेसिकली, अगर तुमसे पूछे पिछले 100 ईयर की यानी कि पिछले सदी की सबसे खतरनाक जो बाढ़ थी वो कौन सी नदी के अंदर आई थी, तो याद रखना पेरियार रिवर के ऊपर। किसके ऊपर? पेरियार रिवर। और पेरियार रिवर कहाँ फ्लो करती है? तो पेरियार रिवर आपकी फ्लो करती है केरला के अंदर। ठीक है, अब समझना इसमें हुआ क्या था एक्चुअली इसमें कि वहां पर एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है पेरियार। ठीक है, और इस पेरियार रिवर के ऊपर दो डैम बने हुए हैं। एक का नाम है, ध्यान रखना, इडुक्की डैम। ठीक है, या एक का नाम है मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, जो कि पेरियार रिवर पर है। और पेरियार को ही क्या कहते हैं? तो याद रखना पेरियार रिवर को ही कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ केरला। ठीक है, हर स्टेट की कोई ना कोई नदी होती है जिसके ऊपर उसका कंप्लीट एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, तो हम उसे उसका लाइफ लाइन कह देते हैं। तो यहाँ की लाइफ लाइन कौन से? पेरियार को कहते हैं। जैसे गोवा की महादेवी हो गई, मांडवी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो पेरियार रिवर जो है इसके ऊपर एक मुल्ला पेरियार, एक इसके ऊपर डैम बना हुआ है जिसका नाम है इडुक्की डैम। ठीक है, तो 2018 में भयंकर बारिश होती है और इस रिवर के अंदर ओवरफ्लो हो जाता है। तो होता क्या है, ये इडुक्की डैम टूट जाता है। जब इडुक्की डैम टूट जाता है तो आगे चलकर इसके पानी को भी खोलना पड़ जाता है क्योंकि बहुत पुराना डैम है। ठीक है, लगभग 100 ईयर के आसपास का डैम होने वाला है। तो जब ये इसको खोलना पड़ा, मजबूरी थी, वरना तो ये टूट जाता तो सारा का सारा केरला बह जाता। तो जब इसको खोल दिया तो पूरे केरल में बाढ़ आ गई और ये पिछले 100 ईयर की, पिछले सेंचुरी की सबसे खतरनाक बाढ़ मानी जाती है। ठीक है, अब दोबारा से बारिश का सीजन आने लगा है। तो जब जब बारिश का सीजन आता है तो ये न्यूज़ में आती रहती हैं। कभी आपने देखा होगा आसाम के अंदर अभी हमारी इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ जो है ना, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, उन्होंने एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की है कि अगर कल को बाढ़ आए तो कैसे बचें। क्योंकि आसाम के अंदर कौन सी रिवर फ्लो करती है? ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा को आसाम का शोक भी कहते हैं, यानी कि शोर ऑफ आसाम कहते हैं। उसके अंदर बाढ़ आती है। बिहार के अंदर तुमने देखा होगा कोसी रिवर, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, शोर ऑफ बिहार, वहां बाढ़ आती है। तो सिमिलरली यहाँ पर जब बारिश, क्योंकि बारिश का सीजन आने वाला है, बारिशें होंगी तो नदियां ओवरफ्लो करेंगी तो डैम टूटेंगे। तो हुआ क्या कि एक बार पहले केरल में ऐसा हो चुका है। तो जब भी आपको पता है कि जब भी कभी दो स्टेट्स के बीच में रिवर डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 131 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन अगर किसी दो स्टेट के बीच में रिवर या वाटर को लेकर डिस्प्यूट होगा तो आर्टिकल 262 में उसके बारे में लिखा हुआ है। अब हुआ क्या, समझना हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, क्यों न्यूज में समझना कि ये जो आपकी रिवर है ना, ये जो मुल्ला पेरियार जो डैम बना हुआ है, बेसिकली समझना ध्यान से, ये आपका डैम कौन से स्टेट में है? तो ये डैम बना हुआ है आपका केरला में। तो मैंने कहा कि मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पर जो मुल्ला पेरियार है, ठीक है, यहाँ पर जो मुल्ला पेरियार डैम है ये बना है केरल में, और यहाँ पर जो है आपका इडुक्की, ये इडुक्की बना है आपका तमिलनाडु में। बट इस मुल्ला पेरियार की जो ओनरशिप है वो किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया था। कब? तो ऐसा ब्रिटिशर्स ने 1886 में लीज पर एग्रीमेंट पर 99 ईयर्स के लिए, ये जो आपका महाराजा ऑफ त्रावणकोर था ना, ये आपने पढ़ा होगा कि ये मेरा भारत है। तो यहाँ पर मराठा रहते थे, यहाँ पर मैसूर हुआ करता था, टीपू सुल्तान, हैदर अली, हमने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर जो आज का केरला है उसे पहले त्रावणकोर कहते थे। ठीक है, तो इस त्रावणकोर के महाराज ने, और यहाँ पर मद्रास में प्रेसिडेंसी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। और मद्रास को उन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया था 1639 में। और मद्रास उनका हेडक्वार्टर रहा था कब तक? 1911 तक। फिर वो कोलकाता, उसके बाद 1757 तक फिर वो कोलकाता ले गए, फिर कोलकाता से दिल्ली ले गए कैपिटल को, जब जॉर्ज फिफ्थ आया था अपनी वाइफ के साथ बंगाल स्प्लिट को रुकवाने। तो यहाँ पर इस मद्रास के साथ, इसको हम तमिलनाडु कह देते हैं, इस मद्रास के साथ इस त्रावणकोर के महाराज ने क्या किया? लीज पर ये डैम दे दिया मद्रास को। यही मद्रास अब तमिलनाडु बन चुका है। तो ओनरशिप किसकी है? तमिलनाडु की है। बेनिफिट कौन उठाता है? तमिलनाडु उठाता है। वहां से कैनाल वगैरह कहाँ जा रही है? तमिलनाडु में। बट ये है कहाँ पे? केरल में। और इतना पुराना हो चुका है कि कभी भी टूट सकता है, जर्जर हालात में है। तो अगर ये टूटा तो लोग किसके दुखी होंगे? केरल के। तो केरल सरकार चाहते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए।
लेकिन रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेगी, क्योंकि परमिशन तो तमिलनाडु सरकार देगी, क्योंकि तमिलनाडु सरकार का है तो वही बनाएगा, वो बना नहीं रहे। तो एक बार पहले 2017-18 में बाढ़ आ चुकी है तो दोबारा ना आ जाए, तो उन लोगों को भय डर है, इसलिए वो लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, दो स्टेट के बीच में नॉर्मल डिस्प्यूट होता है तो उसे हम रिजोल्व करते हैं आर्टिकल 131 का यूज करके। और अगर किसी दो स्टेट के बीच में रिवर डिस्प्यूट होता है, वाटर डिस्प्यूट होता है, तो उसको हम रिजोल्व करते हैं आर्टिकल 262 का यूज करके। समझ गए? तो ये उनके बीच में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। द डैम इज लोकेटेड इन केरला ऑन द रिवर पेरियार बट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द नेबरिंग स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। वही जो मैंने अभी आपको समझाया, समझ गए? तो ये बना हुआ कहां पे है और इसको ऑपरेट कौन करता है, तो ऑपरेट करता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, अब देखना, रिवर जो आपकी पेरियार है, पेरियार को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लाइफ लाइन ऑफ केरला कहते हैं। और ये पेरेनियल रिवर है, यानी कि 12 मासी नदी है, हमेशा चलती रहती है, इसीलिए उसको लाइफ लाइन भी कह देते हैं। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज याद रखना, काफी बार न्यूज में आ चुका है। एक कौन सी है, तो याद रखना, मुथिरापूजा, मुलियार, ठीक है, चेरुथोनी और पेरिंजा कुट्टी, इसकी क्या है, 4 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, जैसे गंगा के हम 18 ट्रिब्यूटरीज मेन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 262 का यूज क्यों होता है, तो जब भी किसी दो स्टेट के बीच में रिवर डिस्प्यूट होता है तो उसमें आर्टिकल 262 का यूज होता है। और रिवर बॉर्डर एक्ट कब बना होता है, 1956 में, और उसको उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए क्या बना था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना था 1956 के अंदर। ठीक है, और याद रखना, जब हमारे यहाँ पर उस केरला में बाढ़ आती है और जब केरला में बाढ़ आने की वजह से हजारों लोग, लाखों लोग परेशान होते हैं, तो उसके बाद हमारी सरकार को लगा कि यार हमारे पास डैम सेफ्टी एक्ट भी होना चाहिए। तो याद रखना, 2021 के अंदर फिर क्या पास होता है, डैम सेफ्टी एक्ट भी पास होता है। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ नहीं था, लेकिन जब 2004 में जब सुनामी आती है सुमात्रा आइलैंड के ऊपर, है ना, इंडोनेशिया में, उससे फिर बहुत सारे लोग, लगभग 3 लाख लोग मारे जाते हैं एक दिन में। 100 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठती हैं समुद्र में और लोग मारे जाते हैं। तब हमारी सरकार को लगा कि हमारे पास एनडी या जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। तब 2005 में वो बनती है। ऐसे ही यहाँ पर ये ट्रेजेडी होने के बाद क्या बना, डैम सेफ्टी एक्ट बना। कौन से ईयर में, 2021 में। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि 4-5 बार न्यूज में आ चुका है 3-4 महीनों में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, गेटिंग द माइक्रो पिक्चर एट द पंचायत लेवल। देखो हुआ क्या, समझना, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, और इस रिपोर्ट के बिहाफ पर कौन लाता है, तो याद रखना, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक बातें, जैसे ग्राम पंचायत क्या होती है, तो पंचायत को बेसिक यूनिट ऑफ किसी भी नेशन की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो उसका गांव होता है। ध्यान रखना, गांवों से मिलकर देश बना होता है। ठीक है, शहर तो बाद में बने। और याद रखना, इसीलिए पावर्स का क्या होना चाहिए, तो पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि पावर सेंटर में ना होके सबके पास पहुंचनी चाहिए। तो गांव के लेवल पर क्या बनाएगी, ग्राम पंचायत बनाएगी। तो इनिशियली नहीं थी, लेकिन हाँ, हमारे आर्टिकल 40 में, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, और आप भली बात ही जानते हो डीपीएसपी के अंदर लिखी बातें फोर्सेबल नहीं होती है ना, ये फोर्सेबल नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है, कोई करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो कहा गया हर स्टेट क्या बनाएगा, ग्राम पंचायत बनाएगा। तो लिखा हमने लेकिन बनाया नहीं। तो पहला स्टेट कौन सा था, पहला कौन सा था, बगदरी विलेज। बगदरी विलेज कहाँ पे है, तो याद रखना, बगदरी विलेज आपका है नागौर डिस्ट्रिक्ट, और नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आपकी राजस्थान। तो ये राजस्थान पहला स्टेट बना था। दूसरा स्टेट कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। 2 ही पूछता है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश वाज द सेकंड स्टेट, पहला कौन सा था, राजस्थान, जिसने ग्राम पंचायत बनाई। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई होती है, तो याद रखना, आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी होती है, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बना होता है। बट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला। तो हमने आगे चल के, याद रखना, आगे चल के हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से इसको क्या दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी बना दिया। और इस ग्राम पंचायत को याद रखना, पार्ट नंबर आपके 9 में और आपके शेड्यूल नंबर 11 में हमने इसको जोड़ दिया, एड ऑन कर दिया। और इसको हमने आर्टिकल दे दिए कहां से कहां तक, 243 के ए से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक उसको आर्टिकल दे दिए, 15 आर्टिकल्स दे दिए।
ठीक है। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ? तो ये हुआ था LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ग्राम पंचायत वाज गिवन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और किस दिन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था? तो याद रखना 24 ऑफ द अप्रैल 1993। और यही रीजन है कि 24 अप्रैल को क्या बनाते हो? नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। आई थिंक बहुत से बच्चों को ये सारी बेसिक बातें पता भी होंगी क्योंकि काफी बार हमने पढ़ा भी है। अभी गया भी था नेशनल पंचायती राज डे। बट बात ये निकल के आती है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम था पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। और इसके अंदर बताया गया कि हमारे यहाँ पर कुछ लोकल इंडिकेटर बनाए गए थे 435, ठीक है, कुछ ऑप्शनल भी रखे गए थे उसमें, ठीक है। उसमें बहुत सारी पॉइंट्स को निकाला गया था, सस्टेनेबल गोल्स को देखा गया था, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिसीज होती हैं, जो योजनाएं होती हैं सरकार की, वो कितना इफेक्टिवली ग्राम पंचायतों पर लागू होती हैं। याद रखना, अगर कोई स्कीम चलती है सेंटर से और अगर वो ग्रामीण लेवल पर नहीं पहुंचती है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलने वाला है। चाहे आप कोई भी स्कीम ले लो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अगर गांव के उस गरीब किसान को नहीं मिल रहे हैं 2000 रुपए साल के, जो सरकार 6000 रुपए साल के 2-2000 की किस्त में, तो उस स्कीम का कोई फायदा नहीं है। तो ये सारे काम देखने के लिए एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम क्या है? PAI, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करना, मैंने बेसिक बातें आपसे डिस्कस कर ली हैं। और सबसे पहले कौन था जिसने कहा था ग्राम पंचायत होनी चाहिए? तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही भी कहते हैं इसी को, समझ गए। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जरा पढ़ना इसको। It is in this context that the magnitude of the work that has gone into the making of the Panchayat Advancement Index Baseline Report 2022-2023 Ministry of Panchayati Raj needs to be understood. PAI is composite index and has been compiled based on 435 unique local indicators, ठीक है, जिसमें localization of the sustainable development की बात की जा रही है, ठीक है। ग्राम पंचायत को एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है, वो क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत में 29 वर्क वो कर सकता है। याद रखना, ग्राम पंचायत हैज बीन असाइंड विद 29 वर्किंग्स, उसके 29 काम होते हैं, ठीक है। जैसे गांव में सड़क बनवाना, पानी अवेलेबल कराना, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, पंचायत लेवल पर कैसे उन चीजों को पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा जस्ट इसको रीड जरूर कर लेना, ठीक है। जो काम की चीजें थी हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट, old and unsafe cities must undertake fire safety audit for their old buildings। देखो, आपने देखा होगा अभी हैदराबाद के अंदर आग लग गई है ना, और जब आग लग गई तो उसमें लगभग 17-20 कुछ लोग मारे भी गए। अब सोचो कितना ओड लगता है ना कि आप इतने टाइम में आगे निकल चुके हो ना, AI का जमाना आ चुका है, ठीक है। आजकल तो ऐसा है कि आग लगने वाली है, वायर जलने वाला है, पहले ही वो अलर्ट कर देता है कि भाई वायर खराब होने वाला है। इन सब के बावजूद भी हमारे यहाँ पर फायर जैसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है उसमें, कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि राइट टू सेफ ट्रैवल ऑन रोड इज माय फंडामेंटल राइट, कि मैं सड़क पर चल रहा हूँ और सड़क पर चलते चलते मैं सेफ चलूँ, मेरे को एक्सीडेंट से बचाया जाए, ये सरकार मेरा फंडामेंटल राइट दे के बैठे। सुप्रीम को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि भाई मुझे मिलना चाहिए कि मैं सेफ ट्रैवल कर सकूं। सिमिलरली आप आग का जो मैटर है, जो फायर वाला मैटर, वो किस में आता है? आर्टिकल 21, ठीक है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है? फायर सर्विस। तो याद रखना, स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल अगर फायर के इंसिडेंट होते हैं तो, ठीक है। क्योंकि जो फायर वाला इंसिडेंट है, फायर वाला जो चैप्टर है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। आपने पढ़ा होगा शेड्यूल नंबर जो 7 है हमारा, जिसमें 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है स्टेट, एक होता है कॉन्करेंट। तो जो आपका फायर है वो किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। दूसरा, आर्टिकल 21 का वोलेशन हो रहा है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। और जब मैं जी रहा हूं तो मेरे पास वो एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल का वोलेशन है? 21 का। अगला आर्टिकल 48 का ए, जो किसकी बात करता है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, जो कि DPSP का पार्ट है।
तो इसमें भी किसके बारे में लिखा है, फायर के बारे में। देखो आर्टिकल 48 का ये डील्स विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। द स्टेट इज द ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेज लाइक सेफ्टी एंड एनवायरमेंट एंड मस्ट एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। समझ गए होंगे कि स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए, सेफ्टी और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वहां से ये न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। इंदौर के अंदर है ना, एक बार गुजरात के अंदर है ना, एक उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, बहुत से बच्चे जल जाते हैं, बच्चे दीवारों से कूद रहे नीचे। तब से ये रूल आया था कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे ना, उनके लिए नॉर्म्स होंगे, है ना, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, उनके लिए प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, आपके फायर वाले वो होने चाहिए। ठीक है, उसकी एनओसी होनी चाहिए। और तुमने देखा होगा राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने जयपुर के अंदर कोचिंग हब बनाने की बात की थी, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा जो लोकल बच्चे होंगे ना। तो वहां पर कोचिंग अभी बन रहा है ताकि सारी कोचिंगों को वहां शिफ्ट किया जा सके और प्रॉपरली आग जैसे इंसिडेंट से बचा जा सके। ठीक है, तो कंप्लीट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की, इसलिए तो स्टेट ये सब कर रही है। समझ गए, तो किसका मैटर है, स्टेट का मैटर है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और 2-4 आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा था। चलते नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज रिलेशनशिप विद टर्की एंड अजरबैजान, या अजरबैजान बोलते हैं इसको ना, नॉट बाईजान। तो जो अजरबैजान है और जो आपका आर्मेनिया है और जो आपका टर्की है, इनके साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं। देखो अभी आपने देखा होगा कि जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उस पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद जब पाकिस्तान से मेरा डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस डिस्प्यूट में टर्की पहला ऐसा देश निकल के आया था जो सपोर्ट में निकला, किसके, पाकिस्तान के। और उसने ड्रोन्स उसको दिए कि वो भारत पे यूज कर रहा था। ठीक है, तो हमने कहा कि हम तुम्हारा अपोज कर देंगे। तो टर्की बोला ठीक है कर दो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पाकिस्तान का सपोर्ट करूंगा। फिर उधर से अजरबैजान है, वो कह रहा ठीक है मैं भी सपोर्ट करूंगा। तो ये कुछ कंट्रीज है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। तो आज का हेडलाइन, आज की न्यूज ये है कि अंडरस्टैंडिंग इंडियाज रिलेशनशिप, कि भाई हमारे क्या डाटा है उसके साथ। जैसे जो टर्की है, आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी सीप्री, है ना, मैं बिल्कुल इजी पढ़ने की कोशिश करते हैं। सीप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट वाज फाउंडेड इन 1966 एंड हेडक्वार्टर्ड एट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना स्टॉकहोम। और जो स्टॉकहोम है वो कहाँ पर है, तो बेसिकली आपका स्वीडन में बना हुआ है। ये क्या करता है, ये दुनिया भर में ये बताता है किस किस देश ने वेपन्स का एक्सपोर्ट किया और किस किस देश ने वेपन्स का इंपोर्ट किया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला इस बार यूएस से था पिछले 4 साल में, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला यूक्रेन था, क्योंकि उसकी रशिया से लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो इस सीपरी की रिपोर्ट से मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान को 1990 से आपका जो अजरबैजान है वो, सॉरी आपका जो टर्की है वो क्या सप्लाई कर रहा है, तो वो उसको हथियार सप्लाई कर रहा है। और इन सब फैक्टर के बाद आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान है उसके साथ, सॉरी टर्की के साथ हमने बहुत सारे रिलेशंस तोड़ लिए। तुमने देखा होगा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इन सब लोगों ने उनसे जो उनके यूनिवर्सिटीज़ के रिलेशंस थे वो सारे क्या कर दिए, तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि देश पहले है, तो उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, हम उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, हम उनका कंप्लीट बॉयकॉट कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, बाकू अजरबैजान है ना, जहाँ पे आपकी COP हो रही है इस बार 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वही वाला बाकू है ना। तो वहां पर लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, तो वहां के लोग भी दुखी हो गए। हालांकि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एक बार वहां पर टर्की में अर्थक्वेक आ गया था, तो हमने आगे से हेल्प की थी, है ना, आगे से जाकर उनकी हेल्प करके आते हैं, मदद करके आते हैं, उन लोगों को वहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पर लोगों को खाने पीने की चीजें देते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात तो यहाँ शुरू होती है। और बात कहाँ से शुरू होती है समझना। अगर मैं थोड़ा सा मैप पर जाने की कोशिश करूँ ना, ये जस्ट चार्ट बना हुआ है कि मुझे क्या क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए। आकाश वन हम उसको देते हैं आर्मेनिया को। देखो आर्मेनिया को हमने आकाश डिफेंस सिस्टम दिया, ठीक है। हमने जो टर्की है, उस टर्की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से आर्टिलरी खरीद रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर द कंट्री वाइज शेयर ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट्स, हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किससे करते हैं, इराक से, देन सऊदी अरबिया से, UAE से, रशिया से, USA से, ऑस्ट्रेलिया से, टर्की से, अजरबैजान से। हम टर्की से 0.6% क्या करते हैं,
ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने अगर उधर नहीं किया तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर के इंपोर्ट की बात करूं कि इंडिया किससे लेता है, तो चाइना से, जर्मनी से, यूएसए से, जापान से, सिंगापुर से और टर्की से। टर्की से कितना? 0.7%। तो 0.6 0.7 मेरे लिए कोई इतना मायने नहीं रखता। अगर मैंने उसका बॉयकॉट कर दिया तो उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये हमारे रिलेशंस बता रहा है कि हम उनसे कितना परसेंटेज ऑयल लेते हैं, कितना परसेंटेज न्यूक्लियर रिएक्टर्स मशीनरी वहां से लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। अब बात आ जाती है किसकी? आपके टर्की और अजरबैजान की। तो थोड़ा सा समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका टर्की बना हुआ है, ठीक है, आर्मेनिया, ठीक है, अजरबैजान, और आपसे पूछ सकता है कि अजरबैजान जो है वो किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो याद रखना अजरबैजान इधर ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरियन सी है, इधर कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, चलो मुझे कमेंट करके बताना कैस्पियन सी क्या सही में सी है क्या? ठीक है, क्या वो सच में समुद्र है क्या? कोई देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, कैस्पियन सी से वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर कौन सा है? कजाकिस्तान। तो अब समझना कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जो अजरबैजान है ना, ये आपका बेसिकली किसका सपोर्टर है? यूएसए। ठीक है, और यूएसए का इसीलिए पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद होते उसकी शरण में चला गया, हमने कई बार पढ़ा है। और ये जो आपका आर्मेनिया ना, ये किसका है? यूएसएसआर, यानी कि आजकल बोले तो रशिया। और आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर में किसी जमाने में क्या चलता था? कोल्ड वॉर चलता था। लेकिन अब वो कोल्ड वॉर क्यों खत्म हो गया 1991 में? क्योंकि इस यूएसएसआर के दो टुकड़े हो गए थे, एक बना था रशिया और एक बना था यूरोपियन यूनियन। लेकिन अभी भी रशिया के साथ कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है ना, देखा जाए तो, क्योंकि एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं वो। ठीक है, तो अभी एक ऐसा देश है जो रशिया की तरफ है, एक ऐसा देश है जो यूएसए की तरफ है, और मुझे दोनों से क्या करना पड़ रहा है? बॉयकॉट करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे म्यूचुअल रिलेशन सेटअप करने पड़ेंगे, समझ गए, जिसमें मेरा भी थोड़ा बेनिफिट हो, उसका भी थोड़ा बेनिफिट हो। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो हमारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है, कैसे उनको सरकार बनाएगी, वो हम उसमें पढ़ लेंगे। तो लेकिन कुछ बेसिक बातें जरूर याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कॉम्बैटिंग ओबेसिटी अमोंग एडोलसेंट। देखो समझना, अगर आप देखोगे, there is an increased focus in public discourse on growing obesity among adolescents. The 7th edition of the Poshan Pakhwada held last month focused on childhood and adolescent obesity alongside the first 1000 days of life. याद रखना, एक प्रोग्राम चला हुआ है, Let's Fix Our Food। ठीक है, याद रखना, Let's Fix Our Food। इस न्यूज़ को न्यूज़ ना समझ के इसको अपने डेली लाइफ में भी फॉलो करने की कोशिश करना। बहुत अच्छी न्यूज़ है, कह रहा है, काफ़ी बार आ भी चुकी है, शायद तीसरी बार मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसको ना, तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में। होता क्या है समझना कि हमारे यहाँ पर देखो, हमारे भारत में इतना बड़ा देश हमारे पास है ना, 150 करोड़ के आसपास हम लोग हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ आप देखो कोई ओबेसिटी का शिकार है, लोग मोटापे से परेशान है, एक तरफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है। मतलब एक ऐसा वर्ग है जिसको बहुत कुछ मिल रहा है खाने को, एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा ग्रुप है जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ माल न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मोटापा भी बहुत ज़्यादा है। तुम अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाओ, तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, वहाँ पे कुपोषण ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऐसे लोग तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। बट वहाँ इतना ओबेसिटी नहीं है, लेकिन भारत में पैरेलल ही है। जितने ऐसे मोटापे से लोग दुखी मिल जाएंगे, उतने ही माल न्यूट्रिशन के लोग शिकार मिल जाएंगे। यानी कि जो गरीब तबका है वो बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, अमीर तबका अमीर होता जा रहा है। मतलब हाँ, कुछ रीजन हो सकते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो, तो कोई ना खाना खाए तब भी मोटापे का शिकार हो सकता है, वो अलग मैटर है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर मिड डे मील आया था ना, मिड डे मील ये इसीलिए तो आया था कि भाई जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं 1995 में, वो खाना खा लेंगे और खाना खाने के बहाने पढ़ भी लेंगे। तो मेरा दो तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा मेरे देश का बच्चा पढ़ भी लेगा, मेरे देश के अंदर से माल न्यूट्रिशन भी निकल जाएगा। तो हमने ये स्टार्ट किया, हमने 2018 में इसका नाम पीएम पोषण कर दिया, बाद की बात है। हमने महिलाओं के लिए पोषण किट बांटने शुरू कर दी है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ताकि भाई धीरे धीरे इन लोगों को भी खाने पीने की जो अच्छा खाना होना चाहिए ना, ताकि जो आने वाला बच्चा है उस बच्चे का जीवन अच्छा हो, है ना, देश के डेवलपमेंट में वो हेल्प करे। तो हमने ये सब शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है ओबेसिटी, कि लोग मोटापे से बहुत ज्यादा शिकार है। अब देखो, ये सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक साइलेंट प्रॉब्लम बनती जा रही है, और आने वाले टाइम में एक पेंडेमिक बन जाएगा ये। या भारत की बात करें तो एपिडेमिक बन जाएगा, क्योंकि होता है एपिडेमिक एक रीजन में, एंडेमिक मल्टीपल रीजन में, और पेंडेमिक पूरे दुनिया में। जैसे अभी कोरोना के केस राइज हो रहे हैं ना, तुमने पढ़ा होगा, है ना, चल रहा अभी न्यूज में, सिंगापुर में, हांगकांग में, इवन भारत में भी 50-60 केस आ गए हैं।
हालांकि पैनिक नहीं होना है, लेकिन वो केस बढ़ रहे हैं। तो अभी वो धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, फिर से एंडेमिक बनता जा रहा है, क्योंकि सिंगापुर में आ गया, हांगकांग में आ गया, भारत में आ गया, कुछ और जगह आ गया, तो एंडेमिक बन जाएगा और जैसे सारी दुनिया में फैल जाएगा। पैंडेमिक एक बार बन चुका है, वो कोरोना पैंडेमिक बन चुका है। तो ये जो ओबेसिटी है वो भी पैंडेमिक होने वाली है। बात समझ में आ रही है। और सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पर। बच्चा ढंग से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बहुत सारे सोशल चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, है ना। उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है। उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें खाने पीने की अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो पूरा का पूरा किया धरा कल्चर का है। 1990 से पहले जब हमारे यहाँ पर हमने एलपीजी नहीं लिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब हमने लोगों को यहाँ अलाउ नहीं किया था, लाइसेंस फ्री नहीं किया था, तब तक मेरे देश का खाना एक ही होता था। अब पूछना अपने दादा से, दादी से, ना पापा से, मम्मी से, वो क्या खाते थे उस एरा में, उस टाइम में। तो दाल रोटी, सुबह शाम दाल दही रोटी, दाल दूध, ठीक है, घी रोटी खाते थे। अगर वो भी नहीं मिलती थी तो गरीब आदमी तो प्याज और उसके साथ खाना खा लेता था। लेकिन आज अगर तुम देखोगे ना, तो गरीब आदमी पता क्या कर रहा है, उसको फास्ट फूड चाहिए। जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जिसके घर में खाने को दाने नहीं है ना, वो भी गोलगप्पे पेटीज खाएगा, वो बर्गर खाएगा, चाहे घर में दाने मत हो उसके खाने के। और जो अमीर आदमी है वो थोड़ा सा बड़ा फास्ट फूड खा लेता है, उसके पास पैसा है लेकिन वो पिज्जा खा लेता है, वो महंगे वाला पिज्जा खा लेता है। मतलब मेरी लाइफस्टाइल पूरी बदल गई है। और ये लाइफस्टाइल बदलने से किससे बदली, तो वेस्टर्न कल्चर के आने से बदली है ना। और वेस्टर्न कल्चर के आने से लाइफस्टाइल बदली तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी। तो समाज में एक नई प्रॉब्लम आ गई, कौन सी, ओबेसिटी। समझ गए। तो ज्यादा इस पर डिस्कस करने की नीड नहीं है। अब समझदार हो तो जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना। बस इतना याद रखना, एक प्रोग्राम है लेट्स फिक्स आवर फूड, इट इज स्टार्टेड बाय द यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या होता है, जो बच्चों के लिए क्या करता है, प्रोग्राम करता है, बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करता है, उनको ठीक करने के लिए, उनके ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए, ठीक है। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, आप लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा। और हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके साथ मिलकर हमने लेट्स फिक्स आवर फूड नाम का प्रोग्राम चला रखा है, ठीक है। इससे बच्चे के मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड फ्यूचर प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसको पढ़ जरूर लेने एक बार, ठीक है। 4 बार आ चुका है न्यूज में। अमित शाह लॉन्चेस E0 FIR इनिशिएटिव। देखो जीरो FIR क्या होती है, तो जीरो FIR सबसे पहले आती है 2012 में। हुआ क्या था, आपने निर्भया रेप केस के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो निर्भया रेप केस था, उसमें वो जो लड़की होती है निर्भया, उसके साथ चलती हुई बस में रेप होता है दिल्ली में। और आप सोच नहीं सकते हो कि इतने साल हो गए हमारे यहाँ पे उस केस को, रेप को, इसको, कि अभी तक भी ये केस हमें देखने को मिलती है। तो लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बाद की बात है, ठीक है। हम उस पर बात नहीं करेंगे आज, हम सिर्फ इस पर आएंगे। तो हुआ क्या कि जब उसका रेप हो रहा था तो बाद में FIR कराने की बात आई। और जब FIR कराने की बात आई, हालांकि उस लड़की की डेथ हो जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रोड वगैरह डाल दी जाती है और इन्फेक्शन से बेचारी की डेथ हो जाती है। वो थी, ऐसा कह सकते हो, निर्मम ऐसा वो था, केस था कि पूरा भारत उसके अंदर रो दिया था। लेकिन उसके बाद भी लॉज अच्छे नहीं बने, वो बाद की बातें हैं। लेकिन उसी समय एक नई चीज होती है, वो क्या होती है, जीरो FIR। जब वो FIR कराने जाते हैं तो कोई FIR लिख ही नहीं रहा होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि चलती हुई बस में रेप हुआ था, ये मेरा थाना ही नहीं, वो उसका थाना, वो उसका थाना, FIR रजिस्टर नहीं हो रही थी। तब एक जस्टिस वर्मा निकल के आते हैं और वो अपनी एक जजमेंट देते हैं, जीरो FIR का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। जीरो FIR होती है कि रिगार्डलेस जुरिस्डिक्शन की, किसी भी जुरिस्डिक्शन में वो काम हुआ हो या वो इंसिडेंट हुआ हो, जैसे मान लो किसी की कार चोरी हो गई और तुम लिखवाना चाहते हो मेरी कार चोरी हो गई, लेकिन पुलिस वाला नहीं लिख रहा है, तो आप उस काम के लिए, या किसी का रेप हो गया, मर्डर हो गया, उस इंसिडेंट के लिए आप पूरे भारत में कहीं भी FIR लिखवा दो। और वो जीरो FIR होगी, उसमें सीरियल नंबर नहीं होगा, विदाउट सीरियल नंबर, याद रखना। बाद में जिस जुरिस्डिक्शन में हुई थी वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, फिर उन्हें लिखनी पड़ेगी और फिर उसके ऊपर केस चल जाएगा। जैसे आसाराम बापू का केस आपने देखा होगा। आसाराम जो बापू थे बेसिकली, ठीक है, वो लोग उनको बहुत पूजा पाठ करते थे। तो एक परिवार होता है जो आसाराम बापू को भगवान की तरह पूजता था। वो अपनी बच्ची को, 16 साल की बच्ची को उनके आश्रम में छोड़ देते हैं जोधपुर, और आसाराम जो है उस बच्ची के साथ रेप करते हैं। जब रेप हो जाता है तो वो बच्चे अपने घर वालों को बताती है, घर वाले मानते ही नहीं है, कहते हो भगवान वो कर ही नहीं सकता है, वो तो हमारे भगवान है, उसके घर में मंदिर बना रखा है, पूजा करते हैं हम उसकी। उस लड़की ने बताया तो नीमा ने, जब मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला हाँ सच में रेप हुआ है। अब वो जोधपुर पहुंच गए पुलिस स्टेशन में FIR कराने, किसी पुलिस वाले ने FIR नहीं लिखी, क्योंकि जोधपुर गढ़ है उसका। ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत पावरफुल होते हैं, वो क्राइम करते हैं, उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है। तो जीरो FIR आ चुका था।
तो वो लोग गए कहां पर, दिल्ली, और दिल्ली जाकर उन्होंने 0 एफआईआर लिखाई किसी पुलिस स्टेशन में, तब जाकर वो एफआईआर जोधपुर में रजिस्टर हुई। आज के दिन आसाराम बापू कहां पर है, जेल में बंद है। वो बात की बातें हैं कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं अपने एजेंडा पूरे करने के लिए उनको जेल से बाहर निकालते रहते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, समझ गए। लेकिन हाँ, ऐसा था 0 एफआईआर, ठीक है। अब जो 0 एफआईआर था, इसको क्या हुआ, आजकल तुमने सुना होगा साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं ना, साइबर फ्रॉड। तो याद रखना, जो हमारे अमित शाह जी है ना, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ 10 लाख रुपए से ज्यादा का साइबर फ्रॉड होता है, तो अगर वो कंप्लेंट लिखवाता है तो दैट कंप्लेंट विल बी कंसीडर्ड एज EFIR। जैसे FIR था ना, 0 एफआईआर, तो वो कंप्लेंट E0 एफआईआर कंसीडर होगी। आप कहीं भी उसको कर दो, ठीक है, और फिर उसके बिहाफ पर क्या होगा, केस चल जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 लाख से ऊपर क्यों? अगर मैं गरीब आदमी हूं और मेरे पास 50,000 रुपए आज, और मैं मेहनत करता हूं, दिन भर दिन रात मेहनत करता हूं, मैं मजदूरी करता हूं, 50,000 रुपए का मेरे से कोई फ्रॉड कर गया, तो क्या मेरे उसको एफआईआर में काउंट नहीं करना चाहिए? तो 10 लाख जिसके पास है वो तो पहले से अमीर है, उसके साथ फ्रॉड हो, किसी के साथ हो सकता है, गरीब अमीर के साथ, है ना। लेकिन बात यह है कि किसी के लिए 6,000 भी उसकी पूरे महीने की कमाई होती है, और किसी के लिए तुम 10 लाख रुपए कुछ नहीं समझ रहे, तो थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। करने वाला कौन है वो सब बाद की बातें, हम सिर्फ कह सकते हैं द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C कहते हैं, इसने इसको कहा है कि फ्रॉड वैल्यू अगर 10 लाख से ऊपर होती है तो क्या होगा, ऐसा कर दिया जाएगा। 1930 के ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, cybercrime.gov.in के ऊपर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं, प्रॉब्लम लिख सकते हैं, कंप्लेंट। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये 2020 में यूनियन होम मिनिस्टर ने बनाया था, विद ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स इंक्लूडिंग साइबर फ्रॉड इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। इसके ऑब्जेक्टिव है टू एक्ट एज ए नोडल पॉइंट टू कर्ब साइबर क्राइम, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम कमिटेड अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। आजकल डिजिटल अरेस्ट के भी बहुत स्कैम चल रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा भारत में सबसे ज्यादा स्कैम कहां पर होते हैं, सबसे ज्यादा डिजिटल साइबर फ्रॉड कहां होता है, तो याद रखना राजस्थान। और राजस्थान के 4 शहर हैं जो टॉप 10 में आते हैं भारत में, और सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, भरतपुर। भरतपुर पहले नंबर पे आता है फ्रॉड करने में, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रॉड वहां से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। भारत में राजस्थान टॉप पे और भरतपुर भारत में ही सबसे टॉप पे, याद रखना, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो मुझे कमेंट करके बताना इंडिया की साइबर क्राइम इंडेक्स में क्या रैंक थी लास्ट ईयर, अभी तो रैंक आई नहीं है। तो लास्ट ईयर इंडियाज रैंक इन साइबर क्राइम इंडेक्स, भारत कौन से नंबर पे था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिपोर्ट रिवील्स डिलेड वेजेस आर ए की फैक्टर टू मिसमैच बिटवीन मनरेगाज कवरेज डिलीवरी। देखो समझना, मनरेगा क्या था। सबसे पहली बात, इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट वाज पास्ड इन 2005। आगे चल के इसका नाम हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी इसके आगे जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट वॉज पास्ड इन 2005 या इनेक्टेड इन 2005। करता क्या समझना कि जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, है ना, अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, उन अनस्किल्ड वर्कर को जॉब दे दी जाती है, और साल में 365 डेज होते हैं, तो आउट ऑफ 365 100 डेज की आपको क्या मिलती है, गारंटी मिलती है, मिलेगा ही मिलेगा। और होता क्या, डेली वेज उसमें दिए जाते हैं, 300-400 जो भी दिहाड़ी होती है वो, समझ गए। ऐसा इसलिए किया गया था कि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा बिहार से, यूपी से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके, वो जिन स्टेट में एग्रीकल्चर ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा, वहां माइग्रेट कर जाते हैं, वहां जॉब करते हैं। तो माइग्रेशन को रोकने के लिए कहा गया कि रूरल, क्योंकि माइग्रेट रूरल वाला करेगा। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि शहर के 2 आदमी कह रहे हो कि चलो यार पैसा कमाना है, गांव में चलते, कभी नहीं होता है। गांव के 2 आदमी कहते हैं कि चलो यार पैसा कमाना है, शहर में चलते हैं, तो माइग्रेशन होता है। तो अनस्किल्ड वर्कर का जब माइग्रेशन होता है तो उसको वहीं रोकने के लिए 2005 में लाया गया कि हम क्या करते हैं, नरेगा ले आते हैं। तुम्हें तुम्हारे गांव में काम मिलेगा, गारंटी से काम मिलेगा, 100 दिन काम मिलेगा, ये सरकार की गारंटी है। अगर आपने अप्लाई किया और 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिला, या मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसके बाद से आपके 100 डेज काउंट होंगे। स्टार्टिंग के 30 डेज आपको 1/4 सैलरी मिलेगी, और बाद में आपको 1/2 सैलरी मिलेगी, चाहे आपको काम ना मिले। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया तो सरकार काम देगी। काम क्या होता है, खड्डे खुदवाए जाते हैं तालाबों के लिए, पॉन्ड्स के लिए, समझ गए, ताकि तुम्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, तुम्हें खाना पीना भी मिल जाए। देखो 2 आर्टिकल है, समझना बहुत ध्यान से। एक आर्टिकल है अब मेरा 41, एक आर्टिकल है मेरा 43।
41 कहता है राइट टू वर्क, द स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रोवाइड राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंट टू फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, है ना, उन लोगों के लिए ये सब कराएगा। तो आर्टिकल 41 का यूज करके स्टेट मुझे क्या दे रहा है, राइट टू वर्क दे रहा है, 100 दिन काम दे रहा है ना साल में, तो मैं इतना तो कमा ही सकता हूं कि मैं चटनी रोटी खा के अपना गुजारा कर लूं। दूसरा 43 कहता है लिविंग वेज, ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि मुझे लिविंग वेज प्रोवाइड कराए। हालांकि लिविंग वेज को मिनिमम वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि गांव में लिविंग वेज 5,000 में काम चल जाता है, शहर में 15,000 चाहिए तो ही काम चलता है। तो शहर के अकॉर्डिंग 15,000 होने चाहिए, गांव में 5,000 में काम चल जाता है। तो लिविंग वेज की जगह मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे दिल्ली पहला स्टेट है जिसने मिनिमम वेज 18,000 कर रखा है। आप मजदूरी भी करते हो ना तो 18,000 रुपये महीने की कमा पाते हो, ऐसा वहां प्रोविजन कर रखा है, ठीक है। तो इसमें कह रखा है लिविंग वेज मिलना चाहिए, तो 100 दिन काम मिल गया तो मैं आराम से चटनी रोटी खा सकता हूं। सरकार ये थोड़ी ना कि मुझे पनीर ही देगी डेली, समझ रहे हो, तो मेरे को मेरा गुजारा करने का टाइम मिल गया। एक होता है आर्टिकल 21, समझना, आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लिव, जीने की आजादी, लेकिन कैसे, विद डिग्निटी। एक मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं ठाली हूं, नहीं ठल्ला हूं, एक मैं कम से कम कुछ तो कर रहा हूं ना, 100 दिन तो काम कर रहा हूं, तो मुझे डिग्निटी से जीने का राइट भी देता है। तो इस आर्टिकल के, इस नरेगा के इंप्लीमेंट होने से याद रखना आपके 3 आर्टिकल्स फुलफिल होते हैं। 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, 41 राइट टू वर्क देता है स्टेट, 43 आपको क्या देता है, लिविंग वेज प्रोवाइड कराता है। याद रखना 18 साल से ऊपर कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, महिला बच्चे कोई भी, 18 के बाद वाले, ठीक है, जेंट्स लेडीज कोई भी कर सकता है। कम से कम 100 दिन काम करने की गारंटी दी जाती है। लाया इसलिए गया था ताकि माइग्रेशन रोका जा सके। एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आपके घर में 2 एकड़ जमीन है और 10 आदमी हो और उसकी खेती 2 लोग 4 लोग कर सकते हैं, 6 लोग जबरदस्ती पीछे पीछे लगे हुए हैं, उनका कोई रोल नहीं है, उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी जीरो उन लोगों की। तो ऐसे लोगों को भी क्या मिल गया, काम मिल गया। तो 4 आदमी खेती कर रहे हैं करके, 6 आदमी नरेगा में काम कर रहे हैं, तो कुछ तो कमाएंगे ना। तो इससे क्या हुआ, डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको कम करने में हेल्प मिली। जो वुमेन थी, महिलाओं को कोई काम नहीं होता था, ठीक है, गांव की महिला क्या करेगी बेचारी, उसको भी तुमने एम्पावर कर दिया, क्या 100 दिन काम करने के लिए, चाहे वो खड्डे खुदवा रहे हैं कुछ भी हो, कम से कम काम तो मिल रहा है ना, गारंटीड। तो वुमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ, ठीक है, सोशल वैल्यूज बढ़ी, ठीक है, साथ साथ आपके माइग्रेशन सबको रोका गया। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और अभी न्यूज क्या, मैं न्यूज पे आ जाता हूं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होता है, पैसा ज्यादा आता है, ठेकेदार कम देता है, क्योंकि ठेकेदार को फॉर्च्यूनर भी लेनी होती है, ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा आता है, पता ही नहीं चलता, जेसीबी से वो खुदवा देते हैं, दिखा देते हैं 20 आदमी की जगह 100 लोग काम कर रहे थे, 80 लोगों का पैसा ठेकेदार की जेब में चला गया। तो ये इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से इसमें बजट में पैसे में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा 2023-24 के बजट में इसका बजट था लगभग 60,000 करोड़ रुपए, इस बार इसको 86,000 करोड़ कर दिया, उससे पहले वो 79,000 करोड़ था। क्योंकि इसमें फ्रॉड इतना होता है, इसमें करप्शन इतना होता है, ठीक है, कि उसको कर्ब करने के लिए जहां मनरेगा की साइट चल रही होगी वहां पर सरकार ने कह दिया ड्रोन से निगरानी रखेंगे कि क्या सही में लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार क्या करता है, जेसीबी खोद देता है, पैसा सारा ले लेता है। तो ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, समझ गए। इस वजह से जब फ्रॉड हो रहा था तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया। अब सबको प्रॉब्लम क्या है, लोग काम करना छोड़ेंगे, फिर माइग्रेट करेंगे, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, शहरों में काम धंधा है नहीं, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ पर आदमी चला जाएगा, खाने को कुछ है नहीं, फिर वो चैन स्नैचिंग करेगा, बाइक चोरी करेगा, मोबाइल चोरी करेगा, तो क्राइम बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उस आदमी को ही रखा जाए, क्योंकि वो अनस्किल्ड है, स्किल्ड होता तो काम कर ही लेता, समझना, ये सिर्फ अनस्किल्ड के लिए है। तो उसको वहीं पर रखा, उसकी फैमिली के साथ वहीं पर रखा, रोजगार मिला, समझ में आ रही है। लेकिन अब इन फ्रॉड के चलते इसमें से लोग भाग रहे हैं और 71% जो इसमें कार्ड होल्डर थे उन लोगों ने अपने डाटा कार्ड डिलीट कर दिए, वो आना ही नहीं चाहते काम करने, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, बस ये इसका नया चैप्टर हो सकता है कि हम ऐसा कर दें कि ये जो आपका नरेगा है इसको शहरों में लागू कर दें, ताकि जो लोग गांव से उठकर शहर भागे हैं ना, उनको कम से कम काम मिल जाए। लेकिन ऐसा करने से अच्छा है वही ना रोक लो उनको, बात समझ में आ रही है, शहरों की पॉपुलेशन रुक जाएगी, बस वही डिस्कस किया गया है उसमें। मुझे कमेंट करके बताना भारत का पहला कौन सा स्टेट है जिसने मग नरेगा को शहरों में इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। तो राइट टू वर्क, आर्टिकल 41, अनस्किल्ड वर्कर्स, वो सब हमने बातें कर ली। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, पीवी नरसिम्हा राव ने, लेकिन बाद में इसको 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में ला दिया गया, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे जब वो प्रपोज किया गया था, ठीक है। राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सब हमने इसमें डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी आता है, ये पुअर्टी को खत्म करता है, समझना, ऐसे भी क्वेश्चन आजकल आने लगे एग्जाम में ना,
और ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं भी इस बार, आप समझते हो, ठीक है। जीरो हंगर हमारा टारगेट है, लोग भूखे ना रहे, तो ये देखो उसको भी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटीज है ना, लड़का लड़की, अगर आदमी उसमें काम कर सकता है, महिला भी कर सकती है, तो मैन वुमेन को एक कर दिया तुमने, इंडस्ट्री इनोवेशन कर दिया आपने, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता है, उसमें तुम्हें काम मिल सकता है, ठीक है। समझ गए? तो सिंपल सा याद रखना, जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, गरीब आदमी अगर 100 दिन भी काम कर रहा है तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकता है, ठीक है। तो सब ये सारे के सारे कुछ सस्टेनेबल गोल्स हैं जो उसमें फुलफिल होते हैं, समझ गए। गुड हेल्थ एंड द वेल बीइंग, अगर आदमी काम करेगा, अभी हम ओबेसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, काम करेगा, मेहनत करेगा, शरीर ठीक रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी उसकी, ठीक है, तो डेवलपमेंट गोल भी पूरे होंगे। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के जो डिफाइंड है? 17, ठीक है, वो भी याद रखना, कई बार आ जाती है इस चीजें। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम मिशन, ए विजनरी इनिशिएटिव एम्ड एट एक्सपेंडिंग एक्सेस टू इंडियाज वास्ट रेपो। देखो ये कुछ दिन पहले भी न्यूज में आया था, है ना, है क्या समझना? ज्ञान भारत मिशन, देखो ज्ञान भारत का मतलब है भारत का ज्ञान, और उसे मुझे कहाँ ले जाना है? मिशन के थ्रू पूरी दुनिया में। तो इंडिया का जितना भी एंशिएंट ज्ञान है, एंशिएंट नॉलेज है, ठीक है, जितनी मनुस्क्रिप्ट्स जिनको कहा जाता है, उन सबको जो लिखित में है याद रखना, ठीक है, और वो कम से कम 75 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, उसे हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर वो हैंड रिटन है, पेपर पे है, क्लॉथ पे है, मेटल पे है, पाम लीफ पे है, किसी पे भी है, अगर वो 75 ईयर पुरानी है तो हम उसे क्या कहते हैं? मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। और उसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज देने के लिए, उसको डिजिटाइज करने के लिए हमने क्या किया? मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की, ज्ञान भारतम मिशन। और इसका टोटल जो प्रोजेक्ट है याद रखना, सिंपल वन लाइनर के क्वेश्चंस है, 2024 से 2031 तक कितना है? 482 करोड़ रुपीस का, और अभी आपका इसका कितना? 3.5 करोड़ से 60 करोड़ इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व या कंजर्वेशन ऑफ द ओवर 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट, जितने भी 1 करोड़ से ज्यादा हमारे पास एंशिएंट बुक्स लिखी हुई हैं, लिटरेचर लिखे हुए हैं, हमें उसको एक्सपेंड करना है, यूनिवर्सल करना है, बस ये हमारा पर्पज है, ताकि हमारी नॉलेज दुनिया तक पहुंचे। और जो इस बार का बजट था, उस वाले बजट में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये 2025 है ना, ऐसे, ठीक है, विद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इसके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको चला रही है। तो ये दोनों नाम भी प्लीज याद रखना, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया है? तो सरकार ने, ठीक है। जैसे लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूनियन बजट 2025-2026 इस बार आया था। पर्पस सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज। बजट 3 करोड़ से 60 करोड़ के बीच में। एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, प्राइवेट कलेक्शन, सबके थ्रू इसको फैलाया जाएगा। और इसका टारगेट है कि लगभग 100 मिलियन मनुस्क्रिप्ट्स को क्या करना? डिजिटाइज करना, ठीक है। और उसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट करना, ठीक है। स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल पोजीशन एज एन इंटेलेक्चुअल हब बनाना है अपने आप को। प्रोमोट्स एकेडमिक रिसर्च एंड स्कॉलरली स्टडीज ऑफ द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, उन सबको फॉलो करना है, बढ़ाना है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, ठीक है। बूस्ट टू रिसर्च एंड एजुकेशन, ग्लोबल कल्चरल रिकॉग्निशन, वही सब लिखा है, ठीक है। जैसे कुछ आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? तो भारत मुनि ने लिखी होती है। महाभारत तुमने पढ़ी होगी, है ना, महर्षि व्यास जी ने लिखी है, ठीक है, वेद व्यास। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी, पतंजलि जानते हो, है ना, पतंजलि जी ने इनको लिखा होता है। आपका प्रायोगा रत्नामाला, ये आपके व्याकरण पुरुषोत्तम विद्याधीश ने इसको लिखा होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र आपका किसने लिखा होता है? चाणक्य ने, ठीक है। आपका आर्यभट्टिया, तो आर्यभट्ट ने लिखी थी, जिसमें बताया था उन्होंने कि जीरो की खोज की भारत ने, आपने सुना होगा ना कि जब जीरो की खोज की भारत ने तब दुनिया को गिनती आई थी, ऐसा एक गाना भी है ना बहुत पुराना। तो वो कौन थे? आर्यभट्ट थे, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर पहली सैटेलाइट भी थी हमारी, ध्यान रखना। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय ने क्या किसने लिखी थी? पाणिनि ने, जिसको व्याकरण कहते हैं, तो हिंदी व्याकरण, ठीक है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने लिखी थी, ठीक है। ये पहले भारत के क्या थे? सर्जन थे, जिन्होंने ऑपरेशन किया था, बेसिकली इनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो ये एंशिएंट स्क्रिप्चर है हमारे ना, उस समय का ज्ञान है। आपने सुना होगा जैसे वाघभट्ट जी की किताब में लिखा है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, दही को इसके साथ खाना चाहिए, दूध को इसके साथ पीना चाहिए। तो ये सब बातें कहाँ लिखी हैं? एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में। और हम इसे क्या करना चाहते हैं? यूनिवर्सल करना चाहते हैं। उसके लिए
वाले क्या है, ज्ञान भारत मिशन 9 जून के आसपास इसको शायद मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं, अभी इसकी न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, ऐसे 1 करोड़ के आसपास बुक्स हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कभी भी आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।